वेलकम माय स्टूडेंट्स। एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ और मैं उन पोर्शंस का आपको आज डिटेल एनालिटिकल प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूँ जिस प्रॉब्लम्स को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसकी थ्योरी को मैं कवर कर चुका हूँ। कौन सा थ्योरी हो जाएगा? न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशंस है। यहाँ न्यूटन्स लॉज का कहने का मतलब है कि फोर्स और फ्रिक्शंस की प्रॉब्लम्स जो IIT JEE में अब तक आए हैं उनका मैं 2 वीडियो में बना दिया। पहला वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इसमें मेंस के वो भी प्रॉब्लम्स हैं या एडवांस में वो भी प्रॉब्लम्स हैं जिस समय सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हुआ करता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आया करते थे। और आपका कॉन्सेप्ट तब तक अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक कि आपका सब्जेक्टिव का भी पकड़ मजबूत नहीं हो जाए। चलिए एक एक करके मैं सभी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करता हूँ। ये रहा मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम्स, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में क्या जानकारी देता है? कहता है एक थिक प्लैंक है। लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए थिक प्लैंक। ओके, द थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज गिवन, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एंड सच दैट व्हेन बुलेट इज अबाउट टू पियर्स, जब इसको छेद करने के समय में है उस समय उसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड आई डू कॉल 1 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? मास ऑफ द बुलेट भी दिया हुआ है, कितना ग्राम है? 20 ग्राम है। अब क्या होगा? वॉल का थिकनेस 20 सेंटीमीटर है और ये किस चीज का बना हुआ? मड का बना हुआ। इसको आराम से ये छेद करके जा सकता है, लेकिन जैसे ही इसे छेद करेगा, आपने गेस किया क्या होगा? इसके ऊपर एक रेसिस्टिव फोर्स लगेगा। किसके ऊपर? बुलेट के ऊपर। और उसका नेचर क्या होगा रेसिस्टिव फोर्स का? उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देने का, मतलब एक तरह से डिसिलरेशन का काम करेगा। और दिस डिसिलरेटिव फोर्स है वो दिया हुआ है आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। तो अब आपके सामने क्या है कि ये इसको छेद करके जब बाहर आता है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? एंड लेट अस कॉल इट्स वेलोसिटी इज v। सो व्हाट इज v? v इज द इमर्जिंग वेलोसिटी। कब की बात है? आफ्टर पियर्सिंग, मतलब छेद करके निकलने की बात है। कॉन्सेप्ट को समझना है। सिर्फ प्रॉब्लम को बनाने से नहीं होगा, आप उसके जड़ तक जाके देखिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से पूछा और इसके पीछे क्या सोच है, ताकि अगर ऐसे ही प्रॉब्लम कभी आए तो आपको बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं हो। यही मेन मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ाने का। चलिए अब क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये जैसे ही जाएगा तो इसके पीछे एक फोर्स लगेगा, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिव फोर्स। नाउ व्हाट इज दिस रेसिस्टिव फोर्स? रेसिस्टिव फोर्स इक्वल टू मास इनटू डिसिलरेशन, या एक्सीलरेशन आप कह लीजिए, निगेटिव में आएगा डिसिलरेशन हो जाएगा। दिस रेसिस्टिव फोर्स इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये न्यूटन में दिया हुआ है, इसलिए मास का भी SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 ग्राम्स में है, इसको -3 से कर देंगे तो आपके पास किलोग्राम। अब आपके पास A आ गया। व्हाट इज दिस A? वेरी सिंपल, 2.5 इंटू 10⁻⁻3, और ये दोनों कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? गेस कर लिए, ये 2 ही हो जाएगा। सिंपल सी बात हो जाएगा। ये 10⁻⁻3 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ये दोनों गेटिंग कैंसिल ईच अदर, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो गया। 2.5/2 दैट इज ए वेरी सिंपल 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस इज द रेसिस्टिव है, इसकी नेचर क्या होगा? निगेटिव होगा ये। ओके, now what is the velocity after emerging, and we have assumed कि this resistive force या deceleration is a constant। अब आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला आता है, वह क्या आता है? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। डिसिलरेशन इसलिए माइनस में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस वेलोसिटी? दैट वी नीड टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी 1 इंटू 1 प्लस 2, a की वैल्यू आपके पास 1.25 इंटू s। आपके पास ये भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सो ऑब्वियसली ये आपने आराम से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 विथ निगेटिव साइन आप उससे लेना पड़ेगा क्योंकि डिसिलरेशन है। दैट इज 1 माइनस 2.5 इंटू 0.2, ये वैल्यूज आता हुआ। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कैसे? और कोर्स इसे रूट में लेना पड़ेगा। जब आप इसकी वैल्यूज़ को रूट में लेते हैं तो ये 0.7 के करीब आ जाएगा।
7 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द सो सिंपल। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, आंसर आ जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा सही से प्रॉब्लम्स को देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन और अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल भी है। क्या इसकी खासियत है? कहता है कि देखिए एक पुली की अरेंजमेंट है, आप वहाँ पर दीजिए, मैंने इस फिगर को यहाँ पर ड्रॉ किया। इसके ऊपर दो तरह के लोडिंग का अरेंजमेंट है, एक का मास है m, दूसरे तरफ mg है। ऑब्वियसली इस साइड वो एक्सीलरेट करेगा बिकॉज ज़्यादा इसके पास मास है, और दूसरी तरफ क्या है, मास तो उतना ही है लेफ्ट साइड का, लेकिन राइट साइड को मास को रिप्लेस कर दिया गया जितने की इक्विवेलेंट के बराबर ये फोर्स हो सकता था 2mg। अब क्या कहता है, कंसीडर दिस टू बी ए फिगर ए एंड कंसीडर दिस टू बी द फिगर बी। अब पूछता है कि दोनों में एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो लेट अस फिगर ए में इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन को मैं क्या मान लूँ, लेट अस सपोज a1। अगर ये a1 है तो ये ऊपर में भी जाएगा a1 का। इसे बनाने का दो तरीका हो सकता है, आप 2mg माइनस टी लीजिए और यहाँ का न्यूटन सेकेंड लॉ लिखिए, इसका न्यूटन सेकेंड लॉ लिखिए और कैंसिल करके टी का एक्सीलरेशन निकालिए। लेकिन एक डायरेक्ट भी हो सकता है, व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स। इधर कितना फोर्स लग रहा है बच्चे लोग, 2mg, और इधर कितना लग रहा है mg। सो 2mg का है डाउन ले जाने का और ये वाला इसको इस साइड है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि नेट इफेक्टिव फोर्स कितना लगेगा इसमें, 2mg माइनस mg। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट फॉर फिगर 1 के लिए दिस इज इक्वल टू 2mg माइनस mg एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास। मास कितना, टोटल का मास जो मोशन में है, जो एक दूसरे से लिंक है, वो मास है 2m, इसका मास हो जाएगा और m इसका मास हो जाएगा। सो व्हाट इज टोटल मास, 3mg, 3m इंटू एक्सीलरेशन a। सो व्हाट इज दिस एक्सीलरेशन, 2mg माइनस mg, दैट इज g by 3 एंड दिस एक्सीलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये इस साइड जा रहा है। दिस इज द a1 एक्सीलरेशन। Now if we come to the second part of this question, that is a figure B, so what is the net force acting, 2mg, clear। और इस साइड कितना फोर्स लग रहा है m, so what is the net force। अगर इस फिगर की भी बात करें तो F net कितना लग रहा है, F net उतना ही लग रहा है 2mg माइनस m, that is a mg, 2mg माइनस mg and this must be equal to mass time acceleration। मास कितना है इसके पास, आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही मास है। And let us consider this to be the acceleration a2 downwards। इसका मतलब है a2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2mg माइनस mg, mg m कटेगा, दैट इज सिंपल g and this is downward। सो आपने देखा उसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा है क्योंकि इसके पास मास कम है, इसके पास मास ज़्यादा होने के कारण एक्सीलरेशन कम है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट द आंसर्स ऑल्सो, a2 हैज ए लार्जर एक्सीलरेशन कंपेयर टू a1। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, जरा उस प्रॉब्लम पर आप गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। क्या कहता है कि द टू ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट मासेस 2.9 kg एंड दिस इज 0.9 kg, दे आर कनेक्टेड बाय टू strings, upper string and this is the lower string, both have the same length, L equal to 1 meter and this L equal to 1 meter। तो ये बहुत सिंपल है। हाँ, इसमें खासियत दिया हुआ है कि ये जो आप रस्सी देख रहे हैं ना, ये मासलेस है, इसकी कोई मास नहीं है, ठीक है। और इसका मास है, कितना मास है, 0.2 kg पर मीटर। इसका स्ट्रिंग के बारे में, ये जो एक लेंथ का है ये मासलेस नहीं है, 0.2 kg पर मीटर। और ये सारे दोनों ब्लॉक्स को दोनों स्ट्रिंग के सहारे एक सीलिंग के सस्पेंडेड किया गया है विथ सपोर्ट पॉइंट S। अब ये अरेंजमेंट को मैंने रोक के नहीं रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अरेंजमेंट में क्या है, इट मूव्स अप विथ एन एक्सीलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर के एक्सीलरेशन से जाता है। तो कहता है फाइंड द टेंशन, कहाँ पर निकालने के लिए, एट इट्स सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट पर। लेट अस कंसीडर दिस सेंटर इज ए P पॉइंट, तो इसके सेंटर पर टेंशन कितना लगेगा। तो बहुत आसान सी प्रॉब्लम्स हो गया। अरे भाई एक्सीलरेशन दिया ही हुआ है और इसको T लेके इसकी फ्री बॉडी कर दीजिए। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, सबसे पहले क्या हो गया, फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन किस पॉइंट के लिए, P पॉइंट के लिए, एट P। किस स्ट्रिंग के लिए, लोअर लेवल के लिए। आप आ जाइए, ब्लॉक्स को जरा सा एनालाइज कीजिए, इस तरह से कीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, बीच की पॉइंट ले लीजिए। अरे भाई जब ये बीच की पॉइंट ले लिए तो इसका मास कितना हो जाएगा, 0.2 kg पर मीटर, और एक ही मीटर है तो ये 0.1 kg आ जाएगा। तो इस स्ट्रिंग का मास कितना हो जाएगा,
मास ऑफ दिस स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0.1 kg, चूंकि 0.2 kg पर मीटर और आपने आधा ही मीटर का लेंथ लिया ना, और ये वाला मास कितना दिया हुआ, ये तो आपके पास दिया ही हुआ है 0.9 kg, सिंपल। और ये आपने क्या दिया, इट मूव्स विद ए टेंशन T, इस पार्ट का आपने फ्री बॉडी डायग्राम लिया, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लोअर पोर्शन। अब आपके पास क्या है, ये सिस्टम एक्सीलरेट करता है अप, कितना एक्सीलरेशन से 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज पर द क्वेश्चन हो गया। लिखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना हो गया, हम ले रहे हैं इनर्शियल फ्रेम से T, ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स, ये दोनों मास को ऐड कर दिए 0.9 एंड 0.1, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m, ऐसे कर लीजिए नेट माइनस mg एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। T माइनस mg कितना लेंगे, 0.9 है और 0.1 है, इस दोनों मास को हमने कॉमन उस साइड ले जाते हैं, तो मास m हो गया एंड दिस इज g प्लस से 1.9 kg एंड 0.1, ये 2 kg हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली दिस इज द 20 न्यूटन। यस, नेक्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि भाई इस स्ट्रिंग में टेंशन बताइए क्या हो, दैट इज एनीवेयर, वहाँ तो मासलेस है ना, तो अब आपको कहता है कि इसके स्ट्रिंग में बताइए। चलिए इसको आप ले लीजिए, फ्री बॉडी आप इसको पूरा के सेटअप को ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको कह रहा है इस P पॉइंट पर ले लीजिए, लेट अस सपोज इट Q पॉइंट है, तो इस Q पॉइंट पर आ जाइए और टेंशन का नाम T डैश दे दीजिए। अब आपके पास टोटल मास कितना हो गया, ये मास आपके पास 2.9 kg, दिस मास इज 1.9 kg एंड दिस इज 0.2 kg। ये टोटल मास आपके पास ऊपर की ओर जा रहा है। अब अगर आप इसके लीजिए नेट फोर्स क्या आ जाएगा, तो T डैश इक्वल टू m, दिस इज G प्लस C। ओके, वेरी फाइन। नाउ व्हाट इज m, 2.9 दैट इज 3 एंड 2 5। व्हाट इज G वैल्यू, ऑलरेडी आपके पास है 9.8 एंड व्हाट इज एक्सीलरेशन 0.2, दिस इज इक्वल टू 1 एंड 5, 10 इंटू 5 दैट इज 50 न्यूटन। और ये 50 न्यूटन किधर लग रहा है, आपका टेंशन ऊपर लग रहा है। तो आपने देखा कि ये आपके पास स्ट्रिंग मासलेस है, ये स्ट्रिंग मास है, तो इसके हर एक पॉइंट पर टेंशन वेरी करेगा। कॉन्सेप्ट को अपना मजबूत कीजिए, लेकिन इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर, चाहे आप यहाँ लीजिए या टॉप पर लीजिए या मिडिल में लीजिए, टेंशन सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर जो पिछला क्वेश्चन था उससे जस्ट मिलता हुआ क्वेश्चन, IIT में भी क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। इसका देखिए एग्जाम्पल कैसे मैच करता है। कहता है ये एक रोप है एंड दिस रोप इज नॉट ए लाइट बट इट हैज ए मास, मास कितना इसका m kg हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप, दैट इज इक्वल टू L, कैपिटल है लेंथ ऑफ द रोप। नाउ ए फोर्स इज अप्लाइड विथ F, अप्लाइड फोर्स है, नतीजा क्या होगा, इट विल सर्टेनली एक्सीलरेट। ओके, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द टेंशन एट एनी पॉइंट P, कोई पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को P मान लीजिए। व्हाट इज द टेंशन एट एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस स्मॉल l फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। उस छोर से लेंथ की मेजरमेंट कीजिए जहाँ से फोर्स लग रहा है और वो लेंथ l है, यहाँ पर टेंशन बताइए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे एक यूनिट मास जितना दिया हुआ है उस मास को लीजिए और मास पर यूनिट लेंथ के हिसाब से आप टोटल निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, प्रत्येक पॉइंट मूव कर रहा है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ए नेट फोर्स F, तो एक्सीलरेशन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई टोटल मास क्या है M। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। चलिए अब आप एक काम कीजिए, इस बॉडी का मास ले लीजिए, इस पार्ट तक का कितना हो जाएगा, तो व्हाट इज द मास ऑफ ए PQ पार्ट, P से Q तक का ले लीजिए, मास ऑफ PQ पार्ट, तो सिंपल हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ दैट इज m बाई l इंटू द लेंथ, वो लेंथ कितना है l हो गया, तो मास PQ का ये हो गया। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम निकालिए और एक बात को याद रखिएगा, जहाँ पर आपका टेंशन लेना है ना वहीं से इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, ये पोर्शन को हटा दीजिए, बाकी पोर्शन को ले लीजिए। तो इस पोर्शन पर ये पिछला वाला फोर्स क्या करेगा, पिछला वाला पार्ट इसके ऊपर एक टेंशन लगाएगा। ये पार्ट कौन सा हो गया P और ये वाला कौन हो गया Q और ये फोर्स लग रहा है।
एक फोर्स आगे की ओर लग रहा है और एक पीछे की ओर फोर्स लग रहा है, और इसकी मास कितना हो गया m/l इंटू एल, और एक्सीलरेशन तो पहले से ही जान रहे हैं। सो व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स, अब ये किधर खींचेगा, इस साइड खींचेगा, एंड व्हाट इज दिस नेट फोर्स F माइनस टी, दिस इज द नेट फोर्स। व्हाट इज द मास, केवल इसकी मास की बात करते हैं, तो आपने निकाल चुका है मास पर यूनिट लेंथ इंटू दिस लेंथ, इसकी मास इंटू एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेशन है भैया, तो दिस इज द F/m। अब कुछ कैंसिल होगा, यस कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। व्हाट इज टी, टी इज सिंपल F माइनस F/l बाई कैपिटल L। F कॉमन ले लेंगे हम लोग, मेरे पास क्या बचेगा L माइनस L डिवाइडेड बाई कैपिटल L, एंड दिस इज योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कभी भी आपके किसी पार्ट में टेंशन निकालना रहे ना, तो उसको वहीं पर कट करके उसके रिमेनिंग पार्ट को फ्री बॉडी ट्रीट करके और उसका आप टेंशन या जो भी फोर्स निकालना है वहाँ पर आप उसकी मार्किंग कीजिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, और ये बहुत ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कितने क्वेश्चन पर IIT JEE का या नीट के क्वेश्चन पर मैंने देखा है कि जो इसकी n वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन करेगा ये। और इंक्लाइन फोर्स के कारण जो नॉर्मल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट आते हैं चेंज होने का, उसके ऊपर फ्रिक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसी क्वेश्चंस का एक छोटा सा पार्ट ये भी है। क्या कहता है कि देयर आर टू सिमिलर ब्लॉक्स, आप देख सकते हैं केस ए और केस बी में, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है, दोनों का मास 5 kg है। क्लियर कट आ गया। बोथ आर केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हुज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 एंड 0.2। ओके, बोथ आर पुल्ड, यहां पर आप देख सकते हैं इसको अंदर की ओर खींचा जा रहा है विथ 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। आप क्वेश्चन में देखिए वहां पर भी आपके पास क्या दिया हुआ 30 डिग्री है, और इसको क्या किया जा रहा है, इसको भी हम लोग ऊपर की ओर पुल कर रहे हैं 20 न्यूटन से, इसको अंदर की ओर कर रहे हैं, उसको ऊपर की ओर कर रहे हैं। ठीक है, अब पूछता है कि दोनों में एक्सीलरेशंस कितना होगा। इसकी एक्सीलरेशंस को अगर हम लोग ए मान लें और इसकी एक्सीलरेशंस को ए बी मान लें, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब किस में ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ए बी ज़्यादा होगा। तो आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सीलरेशन ए बी माइनस ए, एंड यू हैव टू चूज द आंसर्स। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस को मैं कैसे एनालाइज स्टार्ट करूं करना, तो मैं आपको यहाँ पर से दिखाता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस। लेट अस कंसीडर दिस टू बी द नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा केस 1 के लिए, मैं यहाँ लिखता हूँ केस ए के लिए। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन N1, तो N1 के 2 वैल्यू हो जाएंगे, एक तो m इंटू जी लगेगा ही नीचे जो m दिया हुआ, और दूसरा इसको नीचे की ओर खींच रहा है, इस साइड क्या हो जाएगा F cos 30 डिग्री, और इस साइड क्या आ जाएगा F sin 30 डिग्री, या हम लोग F cos 60 डिग्री भी कर सकते हैं। F की वैल्यू कितना दिया हुआ 20 न्यूटन, लिखिए 20 न्यूटन, और ये वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, और इसकी कंपोनेंट F cos 60 दैट इज 20 cos 60 डिग्री आ जाएगा। ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg से ज़्यादा होता हुआ। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू आपके पास 5 है, g की वैल्यू 10 है, ये 20 है, एंड cos 60 हाफ हो गया, ये 10 हो गया, और टोटल आपके पास 60 न्यूटन हो गया। आप आसानी से देख सकते हैं दिस इज 60 न्यूटन। कौन से m की वैल्यू आपके पास 5 kg, g की वैल्यू 10, दिस इज 20, cos 60 हाफ, 10 प्लस 50 60 न्यूटन। नाउ कैन यू फाइंड द एक्सीलरेशन। अब आपके पास क्या हो जाएगा कि इसकी एक्सीलरेशन के लिए कौन सा फोर्स इसे पुल करेगा, इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो उसको पुल करेगा। तो व्हाट इज द पुलिंग फोर्स, F पुलिंग, पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, सिंपल 20 इंटू cos 30 डिग्री, दिस इज द पुलिंग फोर्स। 20 रहने दीजिए, एंड cos 30 इक्वल टू √3/2, दिस इज द पुलिंग फोर्स। दिस पुलिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, आपके पास किसके पास एक पुलिंग फोर्स इधर लग रहा है और एक पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस दोनों फोर्स का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स, F नेट कितना हो गया पुलिंग, तो आपके पास हो जाएगा आगे वाला फोर्स हो जाएगा tan √3, एंड पीछे का फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा म्यू इंटू N1।
ठीक है ना। म्यू का वैल्यू ये ले लिया, n1 कौन सा हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू को ले लीजिए tan√3 माइनस म्यू, म्यू इक्वल टू 0.2, ठीक है। एंड व्हाट इज द n1 वैल्यू, n1 मैंने आपको निकाल चुका 60 वैल्यू। इसका मतलब हो जाएगा tan√7 का 1.7, 32 को छोड़ देते हैं हम लोग, और इसे अगर 2 से गुना करते हैं तो ये -12 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये बच्चे कितना हो जाएगा, ये 17 माइनस 12 दैट इज 5 न्यूटन। दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स। और आपने एक चीज़ और भी क्या देखा है कि उसकी मास कितना है, 5 kg। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशंस ऑफ ए ब्लॉक का कितना हो जाएगा, एक केस के लिए जो है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी 5 kg। इसलिए इसकी एक्सीलरेशन हमने 1 मीटर पर रफली लिए हैं, चलिए 1.732 से लेते तो थोड़ा सा डिफर कर सकता था। नेक्स्ट पार्ट आ गया। अगर हम उसी लॉजिक से इस केस के लिए करें तो यहाँ पर का नॉर्मल रिएक्शन बच्चे लोग कितना हो जाएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन लीजिए तो कितना हो गया, दिस इज n2। n2 लेने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ग्रेविटी फोर्स को डाउन कर दीजिए। अब आपके पास क्या हो जाएगा, n2 ऊपर में, उसी का एक कंपोनेंट ये वाला भी हो जाएगा 20 cos 60 डिग्री, 20 cos 60 डिग्री, ये दोनों ऊपर का हो गया। नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा mg के, m5 है और g 10 है, मास दोनों का बराबर लिया गया है। सो कैन यू फाइंड n2, यस, दिस इज 50 और ये हो जाएगा 10, 10 से उधर हो जाएगा 40 न्यूटन। सो n2 की वैल्यू निकल गया। अगर n2 निकल गया तो हम फ्रिक्शन फोर्स भी तो निकाल सकते हैं ना पीछे का। व्हाट इज द F2 लिमिटिंग, F2 लिमिटिंग दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू अभी भी 0.2 है और n2 40 न्यूटन हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू कितना हो गया, 8 न्यूटन। चलिए ये किधर लगेगा, पीछे की ओर। अब इसके पुलिंग फोर्स कितना है, F cos 30 डिग्री, तो F दैट इज 20 ले ही लीजिए, 20 एंड cos 30 डिग्री √3/2। दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स। किस दिशा में बच्चे लोग हो गया, 20 cos 30, ये आपको हॉरिजॉन्टल पुल कर रहा है और पीछे जो आपको बैकअप ले रहा है लिमिटिंग फोर्स हो जाएगा -8 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशंस। एक्सीलरेशंस आपको फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड AB। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 को अगर हम लोग √3 से करेंगे तो 17 माइनस 8 डिवाइडेड इक्वल टू 5 इंटू 80। रफली लेते हैं तो ये 9 आ जाएगा, 9.7, 1.73, इसको थोड़ा 3 भी ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 17.3। उसके हिसाब से लीजिएगा तो आपके पास 9.3, थोड़ा सा ज़्यादा आता हुआ जाएगा एंड दिस इज 5 AB। अब AB की वैल्यूज को हम लोग सॉल्व कर दे तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस AB को। अब इस दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ AB माइनस AA, 1.5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेटिव, हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा तेज चल रहा होगा AB इसके तुलना में। हालांकि सब कुछ सिस्टम वही है, केवल वो फोर्स ऊपर जाने के कारण इसकी नॉर्मल रिएक्शन कम गया और इसकी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। अक्सर ये केस देखते होंगे पुलिंग और पुशिंग में कि पुल करना आसान होता है और पुश करना थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन चेंज है। नेक्स्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चंस 2019 में पूछा गया था, आप देख सकते हैं। क्या कहता है, ए बॉब ऑफ मास 10 kg, मास दिया हुआ है 10 kg हो गया, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूफ। Now, a horizontal force F is applied such that equilibrium of the ball is maintained when it makes, that is, string makes an angle of 45 degree from the vertical. तो कहता है what is this applied force? What is this applied force? Very simple questions. इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले टेंशन देखिए क्या हो गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन T, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सो T cos 45 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू F, ये आपने देखा, सॉरी T cos 45 इक्वल टू 100 मीटर, ये ऊपर देखो 100 आएगा। एंड नाउ व्हाट इज T sin 45 डिग्री,
टी साइन 45 डिग्री, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस, ये वाला, दिस इज कॉल्ड टी साइन 45 डिग्री एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ। अब आप इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आप क्या पाते हैं tan 45 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई 100। tan 45 हैज ए वैल्यू 1 and this is f divided by 100, so f is equal to 100 Newton. So the horizontal force applied for the static equilibrium of this ball of mass 10 kg is equal to 100 Newton, and you see the answer. Next question. Yes, my dear students, there is a very important question asked in 2005. आप देख सकते हैं 2005 में वो क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी कुछ नई चीज़ें उभर कर सामने आता है और आपको सीखने का मौका भी लगता है। कहता है ये देखिए एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है विच इज ए प्रेस्ड विथ ए फोर्स ऑफ एफ हॉरिजॉन्टली, और ये उसके सेंटर से पास करता हुआ, और ये क्या है वर्टिकल वाल है, एंड दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना नहीं दिया हुआ है, ये ऐसा भी नहीं है कि लिमिटिंग स्टेज में चला गया, हाँ ये ऐसा है कि इसे प्रेस्ड करके रखा गया और ये। अब इसमें कहता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स का टेंडेंसी किधर होगा, इट विल सर्टेनली एक्ट, यही फ्रिक्शन फोर्स तो इसके ग्रेविटी फोर्स को नीचे गिरने से रोकेगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, दिस मस्ट एफ दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्यों ऊपर लग रहा है, आपने समझा, बिल्कुल समझा होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है स्लाइड करने का डाउनवर्ड, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है एंड देयर आर ओनली टू डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग, सो दिस अप फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउन फोर्स, सो एफ मस्ट बी इक्वल टू mg, so this is called the frictional force, of course f is called frictional force, so frictional force must be equal to mg and this first choice is correct choice हो गया। सेकेंड चॉइस की बात करता है कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल बराबर होंगे, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किससे लग रहा है, यहां से हम बात कर रहे हैं वॉल से लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल। क्या ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होना होगा, क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो फॉर द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक, तो F माइनस एन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सो F मस्ट बी इक्वल टू एन, दिस इज द अप्लाइड फोर्स है। तीसरा बात ये कहता है F डज नॉट प्रोवाइड टॉर्क। आप आ जाइए इस पॉइंट पर, अगर हम टॉर्क O लेते हैं, यू फाइंड द टॉर्क पॉइंट O किसके कारण, F के कारण, तो आप चेक कीजिए F पासेस थ्रू द पॉइंट O, तो इसका मतलब हो गया कि देर इज ए नो टॉर्क ड्यू टू F, देर इज नो टॉर्क। टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये फोर्स तो उसी पॉइंट से पास कर गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होने के कारण देर इज ए नो टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स F। ये बात भी हो गया, दिस F डज नॉट प्रोवाइड टॉर्क। अब लास्ट पॉइंट को जरा सा देखा जाए तो कहता है N विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। क्या ये आंसर सही है, L विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, आपको इसमें से चेक करना है। अब आप देखिए इनकरेक्ट को ही चेक करना है, N विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, N कहाँ से लग रहा है, N तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि N सर्टेनली नॉट प्रोवाइड टॉर्क, क्योंकि N भी तो O से पास कर जाएगा, लेकिन ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपके पास इक्विलिब्रियम का रूल पता होना चाहिए, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी जीरो, दैट इज जीरो, क्योंकि F इक्वल टू N। सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी जीरो, दैट इज पॉसिबल, F इक्वल टू mg, एंड सम ऑफ टॉर्क मस्ट बी ऑल्सो जीरो, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब जरा टॉर्क को चेक कीजिए, ग्रेविटी के कारण टॉर्क जीरो होगा क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास कर गया, F के कारण भी जीरो होगा, लेकिन जरा सा इस फोर्स को देखिए, फ्रिक्शन को, ये फोर्स का टॉर्क कितना लग रहा है, अगर इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से यहाँ तक को अगर x मान लें तो ये फोर्स का कितना लगेगा टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, देखिएगा जरा सा, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा और किस डायरेक्शन में भी हो जाएगा, तो दिस इज F इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का डायरेक्शन देखिए और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x देखिए,
तो F इंटू एक्स दिस इज, और इसका नेचर क्या होगा, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो कॉल्ड नेगेटिव टॉर्क। तो F ड्यू टू फ्रिक्शन आ गया। अब अगर आप N को कहते हैं O से पास करेगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, चूंकि यहाँ तो नेट फोर्स आ गया, नेट टॉर्क आ गया। इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन विल सर्टेनली नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, इट शिफ्ट्स इट्स पोजीशन फ्रॉम द सेंटर से, ओरिजिन का मतलब सेंटर से, अब सेंटर से शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करेगा तो दो तरफ, या तो ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, लेकिन विद इन द ब्लॉक ही शिफ्ट करेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस तक ही शिफ्ट करना है। अब आप देख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज, तो ये टेंडेंसी क्या होगा, सर्टेनली ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ये टेंडेंसी इसका एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। अब ये टेंडेंसी नीचे की ओर चला गया, और सपोज कीजिए इस डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूँ, तो व्हाट इज दिस टॉर्क, नॉर्मल रिएक्शन के कारण टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल फोर्स n इंटू वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने y लिया, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये चूंकि क्लॉकवाइज है तो ये सर्टेनली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये दोनों बराबर भी हो जाएगा, Fx मस्ट बी इक्वल टू n इंटू वाई। चूंकि यहाँ पर आपके पास F की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है mg, तो आप ये पुट कर सकते हैं mg, x की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल वैल्यू है, n की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है f है, तो y कितना शिफ्ट करेगा ये आपका निकल जाएगा mgx डिवाइडेड बाई f। हालांकि ये सब डिटेल नहीं पूछा है, उसमें तो पूछा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो f विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, इट इज ए नॉट करेक्ट, इट इज ए रॉन्ग, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन जेई लेवल से पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया, अगर ध्यान से देखिए, कहता है कि आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय 2 स्ट्रिंग्स, ये पोजिशंस को देख सकते हैं, एंड दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, रूप से आपको सस्पेंड किया गया, सच दैट लेफ्ट साइड का मास और राइट साइड का मास बराबर है, और बीच में सिमेट्रिकली √2m का लोड अगर दिया गया है, एंड द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, पूरे के पूरे सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, थीटा की बात करता है, ठीक है। चल, अगर ये इक्विलिब्रियम में है और इसकी केवल फ्री बॉडी दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mg, सो अकॉर्डिंग टू दिस T इक्वल टू mg, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अगर ये T है तो थ्रू आउट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, T हो जाएगा और T हो जाएगा, ये इसका मतलब हो जाएगा 2t cos थीटा। अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ले लेंगे तो 2t cos थीटा, 2t cos थीटा, ऊपर में t cos थीटा 2t, और नीचे में कितना लग रहा है, √2m मास हो गया, इसको g से कर दीजिए, फोर्स इक्विलिब्रियम आ गया 2। अब इस t की जगह पर mg पुट कर दीजिए, 2 t के जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ mg, एंड दिस इज cos थीटा, एंड दिस इज √2 mg, mg से mg कैंसिल हो गया, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू √2/2, दैट इज 1/√2, एंड दिस इज cos 45 डिग्री। सो व्हाट इज द थीटा वैल्यू, 45 डिग्री। सो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशंस का क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः IIT-JEE 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर से देख सकते हैं। क्वेश्चंस में क्या कहता है कि देयर इज ए पुली विच इज सपोर्टेड विथ ए हेल्प ऑफ वर्टिकल वॉल विथ क्लैंप। ये वर्टिकल वॉल है और क्लैंप के सहायता से ये क्लैंप हो गया, इसे एक सपोर्ट दिया गया। नाउ मास ऑफ द ब्लॉक सस्पेंडेड इज mg एंड द पुली इटसेल्फ हैज ए मास। यहाँ पर जो पुली है, पुली लाइट नहीं है जो नॉर्मली हर समय हम लेते रहते हैं, पुली हैज m मास, तो उसके कारण भी एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स, और एक लग रहा है mg फोर्स लग रहा है, एंड द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रिएक्शन बाय द क्लैंप ऑन टू द पुली। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अरे भाई, इसके कारण टेंशन कितना लगेगा, T, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, टेंशन T, एंड व्हाट इज टेंशन, इक्विलिब्रियम होने के कारण mg लगेगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, mg लगेगा। सो अब अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं तो एक फोर्स इस पर इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों फोर्स आ गए। ये वाला फोर्स कितना है, mg लग रहा है, ये वाला कितना लग रहा है, mg है। दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में तो m + m × g हो जाएगा, और इस साइड कितना लग रहा है, एक ही रस्सी है T, और T इज इक्वल टू mg हो जाएगा। इसका नेट फोर्स किधर लगेगा,
ये इस साइड लगेगा, दिस इज द नेट फोर्स, एफ रिजल्टेंट या नेट फोर्स लगेगा, वो कितना हो जाएगा, m प्लस एम इंटू जी की होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम जी की होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब ये जो फोर्स लगेगा उसको बैलेंस कौन करेगा, यही क्लैम्प तो करेगा, ताकि इक्विलिब्रियम में है, तो ये फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स बाई क्लैम्प। सो एफ क्लैम्प का वैल्यू भी तो इतना ही आ जाएगा। सो व्हाट इज द एफ, फोर्स बाई क्लैम्प ऑन पुली, फोर्स ऑन पुली बाई क्लैम्प, एंड दिस इज इक्वल टू सेम वैल्यू। उसमें अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जी बाहर आ जाएगा और आपके पास स्क्वायर रूट हो जाएगा, m प्लस एम की स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज द m स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, रिएक्शन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके सामने क्वेश्चन है, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड ब्लॉक ओवर ब्लॉक। इसकी थ्योरी मैंने बहुत सारा आपको कराया है, इसके ढेर सारे प्रॉब्लम से बनाया है, और एक बार मौका पुनः आ जाता है IIT JEE के क्वेश्चन को रिवाइज करने का। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियो पर जाइए, ब्लॉक्स ओवर ब्लॉक्स के मोशंस को देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं फिर से बताता हूँ आपको, दो ब्लॉक्स हैं A और B, A is kept on a B with coefficient of friction 0.2 between A and B and between B and the table, ये क्या हो गया, टेबल हो गया, coefficient of friction is a 0.2। ब्लॉक B को मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F से पुल कर रहा है, और ये पूछता है कि यह फोर्स कितना मैक्सिमम लगाएंगे आप, व्हाट इज दिस मैक्सिमम फोर्स, सो दैट A and B move together or there is a no relative slipping। A और B का क्या होना चाहिए, move together and there is a no relative slipping। ऐसे क्वेश्चन का कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्टिंग आप वहीं से कीजिए जहाँ पर नोन फोर्स दिया हुआ, अननोन नहीं। तो ये फोर्स तो अननोन फोर्स हो गया, आप इसको ब्लॉक को छोड़ दीजिए, नोन फोर्स A वाले पर आ जाइए। नोन इसलिए है कि वहाँ पर आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो आपके पास दिया ही हुआ रहता है, A ब्लॉक को ले लीजिए। यहाँ पर आपको इसको कौन खींच के आगे ले जाएगा, दिस इज द F लिमिटिंग ले जाएगा, इसे आगे खींचेगा, ये जब मूव करेगा तो इसको भी फ्रिक्शन फोर्स ही आगे की ओर ले जाएगा, और ये लिमिटिंग मैक्सिमम कितना लग सकता है, MA इक्वल टू 1। B की बात की बाद की बात है, जैसे ही आप इसे पुश करने आगे स्टार्ट करते हैं, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग पाता है, दैट इज ए म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी बेस से आ जाइए, बेस से इसकी एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, जो कि 1 kg है, 10 न्यूटन के बराबर, दिस इज 10 न्यूटन। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0.2 इंटू एन की वैल्यू 10 न्यूटन पुट कर दीजिएगा, इसलिए इसके मैक्सिमम आपके पास पुलिंग फोर्स कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन आ गया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितने फोर्स से इसको मैक्सिमम खींच के आगे ले जा सकता है, 2 न्यूटन, इसलिए इसकी मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, व्हाट इज द एक्सीलरेशन A, एंड दिस इज द मैक्सिमम। कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा कतई नहीं हो जाएगा। नेट फोर्स 2 न्यूटन डिवाइडेड बाई मास 1 kg, इसकी ब्लॉक की मास A का 1 है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इससे आपको एडजस्ट करना है B ब्लॉक का। अब आ जाइए B ब्लॉक पर, B ब्लॉक हो गया। B ब्लॉक A ब्लॉक को उतने ही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जितना उस पर लग रहा था न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक उसको बैकअप पर चला जाएगा, और वह फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बैक दिशा में, 2 न्यूटन है। और नीचे से कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये वाला, दिस इज F2 ले ले तो म्यू की वैल्यू 0.2 और N2 की वैल्यू 3 + 1 4 × 40 न्यूटन हो जाएगा, इसका मतलब 8 न्यूटन हो जाएगा। अब आपके पास ये एक फोर्स पूछता है, लेकिन एक्सीलरेशन कितना होना, बोथ हैज टू मूव टुगेदर, और ये इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो इसका भी मैक्सिमम एक्सीलरेशन फिक्स हो गया, वो कितना रखना है, 2 मीटर पर सेकेंड। यहीं पर इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि भाई इसको कितना मैक्सिमम अप्लाई, आप यहाँ जितना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तेज गति पकड़ लेगा और फिर ए उसके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि तब उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम ही आप इसका पहले से ही लिमिट कर दीजिए कि भाई 2 मीटर पर सेकेंड से नहीं जाने देंगे। तो व्हाट इज दिस एफ मैक्स कितना अप्लाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों फोर्स कितना लग रहा है, 10 हो जाएगा, और ये कितना लग रहा है एफ, तो एफ मैक्स आगे की ओर, पीछे की ओर कितना लग रहा है 10, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास, मास इसकी है 3 इंटू एक्सीलरेशन हमारे पास ऑलरेडी है 2। सो व्हाट इज द एफ मैक्स, अब हमारे पास एफ मैक्स कितना लग रहा है, 3 × 2 = 6 + 10 16 न्यूटन। तो आप ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू सी द आंसर 16 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
माय डियर इधर क्वेश्चन पर उस पर गौर कीजिए। कहता है कि एक लैडर है आपके पास, वहाँ पर हमने इस फिगर को यहाँ पर बनाया, लैडर है वो। लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ द लैडर इज इन लेंथ एल एंड द मास ऑफ द लैडर इज ऑल्सो गिवन एम। तो मास उसके कहाँ से एक्ट करेंगे, मैं उसके फिगर को यहाँ पर बना दिया, मास उसके सेंटर से एक्ट करेंगे, मतलब ये L/2 हो जाएगा और ये भी L/2 हो जाएगा। इट मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द फ्लोर, इसके फ्लोर से, ये क्या हो गया हमारे पास फ्लोर हो गया, और ये वाला क्या हो गया उसके वॉल हो गया, दो चीज हो गया, और ये लैडर हो गया। अब क्या कहता है कि ये जो फ्लोर एंड लैडर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2 है, एंड फ्लोर एंड वॉल एंड लैडर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है। लेट अस कंसीडर दिस एक्शन इज n1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, एंड यहां पर ये देता है इट इज n2 रिएक्शन फ्रॉम द बेस या फ्रॉम द फ्लोर टू द लैडर। इतने सारे चीज दिए हुए हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक एक करके मैं चेक करता हूं। सबसे पहले क्या है कि ये इट इज अबाउट टू स्लिप है, इट इज अबाउट टू स्लिप मतलब क्या है, इट इज द आप ये कह सकते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। अगर ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो लैडर का टेंडेंसी किधर होगा, आप गेस कीजिए। ये वाला जो टॉप है ना नीचे आने की कोशिश करेगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, और यही लैडर क्या करेगा हॉरिजॉन्टली। आप अगर इसे ध्यान से देखिए तो हॉरिजॉन्टली ये नीचे गिरने के क्रम में ये नीचे जाएगा और ये पीछे जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा इस दिशा में फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड के कारण हमने F2 शो किया हो गया। इस पॉइंट पर कांटेक्ट है, उसकी नॉर्मल रिएक्शन N2 दिया, उस कांटेक्ट पर मैंने नॉर्मल रिएक्शन N1 दिया। अब इसके सेंटर से ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। नाउ दिस लैडर इज एट इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम पर है लैडर, तो फ्री बॉडी डायग्राम के द्वारा वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो N2 वर्टिकल लग रहा है, आप N2 को ऊपर कीजिए। और कौन वर्टिकल लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक F1 लग रहा है। N2 mg भी उस F1 भी किधर लग रहा है, ऊपर में लग रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और mg किधर लग रहा है, नीचे में लग रहा है, यहाँ तक आप आ सकते हैं। बट F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज μ1 इंटू N1। F1 को अगर हम लोग हटा दें तो वोट इज N2 F1 सॉरी F1 इक्वल टू हो जाएगा μ1 N1 एंड दिस इज इक्वल टू M। इक्वेशन 1 दे सकते हैं। मैंने कौन सा यहाँ पर इसमें ध्यान से लिया कि सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। N2 अप जा रहा है पॉजिटिव इसलिए, F1 भी अप जा रहा है पॉजिटिव लिए, और ग्रेविटी डाउनवर्ड है नेगेटिव इसलिए उस साइड चला गया। और F1 के जगह पर लिमिटिंग केस होने के कारण μ1 इंटू N1, तो μ1 N1 दिस इज इक्वेशन 1। अब जरा हॉरिजॉन्टल को बैलेंस कीजिए तो क्या होगा, लैडर पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन लग रहा है, एक F2 लग रहा है, एक लैडर पर हॉरिजॉन्टल फोर्स N1 लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टली जब आप इसे इक्वेट कीजिएगा तो N1 मस्ट बी इक्वल टू F2। ये किसके लिए हो गया, समेशन ऑफ F हॉरिजॉन्टल इक्वल टू जीरो। ये किसके लिए हो गया, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब इस N1 की वैल्यूज को इसमें पुट कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा प्लस μ1 की जगह पर μ1 छोड़ दीजिए, N1 के जगह पर आप F2 दे सकते हैं, और F2 इक्वल टू क्या हो सकता है, μ2 इंटू N2। तो दिस इज μ2 इंटू N2 हो सकता है। यहाँ पर μ1 के जगह पर μ1 छोड़ दिए, N1 के जगह पर F2, और F2 के जगह पर लिमिटिंग स्टेज होने के कारण μ2 और ये N2 हो सकता है। ये आपके पास आ गया यहाँ तक, इक्वल टू M इंटू जी। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपके पास एक काम कीजिए कि टॉर्क यहाँ पर ले लीजिए इस पॉइंट पर O, क्योंकि तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, दो तो इक्विलिब्रियम ले चुके ना, समेशन वर्टिकल एंड समेशन हॉरिजॉन्टल। तीसरा क्या हो सकता है, समेशन टॉर्क एट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो एंड लेट अस कंसीडर द पॉइंट इज O, जहाँ से मैक्सिमम ये दोनों फोर्स पास करते हुए। अब अगर आप इसे लेते हैं तो कौन कौन सा आ जाएगा, mg, ध्यान से देखिएगा mg की फोर्स आ गया, और ये वाला डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज टॉर्क में आपके पास क्या आ जाएगा, mg, और ये डिस्टेंस कर लीजिए। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा, एक हो गया यहाँ पर। और कौन सा फोर्स लगेगा, ये एक फोर्स F1 लगेगा। ये किधर से जा रहा था, पहले तो आप इसको ध्यान दीजिए, दिस इज मूविंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। N2 किधर जाएगा, F किधर जाएगा, ये भी एक मिनट हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज हो गया। ये देखिए F1 किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा F1, और N1 भी किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू, क्लॉकवाइज पर आ गया, N1 भी आ जाएगा, N1 इंटू ये लेंथ पूरा हो जाएगा N1,
N1 की जगह पर आप N1 पुट कीजिए इनटू टॉर्क के लिए फोर्स इनटू ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये थीटा है, L sin थीटा, दिस इज इक्वल टू L sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूरा का पूरा L है, ये थीटा है, L sin थीटा। ये N1 के कारण, और एक फोर्स और लगेगा F1 के कारण कितना लगेगा, F1 और ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा L cos थीटा, L cos थीटा। एंड व्हाट इज F1 की जगह पर तो μ1 N1 लिख सकते हैं हम लोग, तो दिस इज μ1 N1 पुट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगर हम μ1 की वैल्यू को 0 पुट कर दें, अगर हम यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन पहला ऑप्शंस में आइए μ1 इक्वल टू 0, यहाँ पर इसको 0 पुट कर दीजिए, ठीक आ जाएगा। जैसे आप μ1 को 0 पुट करते हैं तो ये टर्म वेनिश करेगा और N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पर क्या पुट किया कि अगर मैं μ की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर आ जाइए, μ की वैल्यू को अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास ये टर्म क्या बचेगा, mg, L से L ये कैंसिल हो जाएगा, तो mg/2 cos थीटा को अगर लेफ्ट साइड ले आइए तो N1 tan थीटा, ये कब के लिए हो जाएगा, जब μ1 इक्वल टू 0 एंड μ2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि तब μ2 को 0 नहीं होना पड़ेगा। अगर μ1 0 हो गया तो यहाँ पर अगर μ1 0 हो गया तो μ2 को हमारे पास 0 नहीं होना पड़ेगा। तब ये आपके पास एक कंडीशंस आ गया, जो कि मैं उस कंडीशन को चेक करता हूँ तो 4th नंबर पर आता है कि अगर μ1 0 हो जाएगा तो μ2 इज नॉन इक्वल टू 0 एंड अंडर दैट कंडीशन mg/2 इज इक्वल टू N1 tan थीटा/2, एक फर्स्ट कंडीशन आ गया। ये मल्टी करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, इसमें कुछ और भी आंसर सही हो सकते हैं, ज़रा सा उसको भी चेक कर लीजिए। इसको अगर आप चेक करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आप एक और चेक कीजिए, N2 की वैल्यूज को भी चेक कीजिए। यहाँ पर आ जाइए, अगर ये N2 है, इस N2 को अगर हम कॉमन ले लिए मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस μ1 इंटू μ2 एंड दिस इज इक्वल टू mg। फाइनली m की वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मैं इस N2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस μ1 इंटू μ2। ये कब की बात है, जबकि μ1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड μ2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर μ1 इज नॉट इक्वल टू 0, μ2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो N2 मस्ट बी इक्वल टू mg। दिस इज करेक्ट एंड दिस वाज ए प्रीवियसली करेक्ट। सो मैं देख सकता हूं कि उस ऑप्शंस के मुताबिक C एंड D आर करेक्ट। यस माय डियर स्टूडेंट, जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी जेई की क्वेश्चन है। क्या कहता है, 2 ladders are clamped gently at point P and both the ladders are resting on a rough horizontal surface and the surface has sufficient coefficient of friction, मतलब ladder is never sliding or ladder is not about to slide or it is not reaching to the limiting stage. Okay, now the ladder mass is mg, both the side, ladder mass is mg, both the ladder has a mass m and it must act from its center. So इसकी अगर लेंथ को कंसीडर करेंगे तो ये भी L/2 और ये भी L/2, it acts from the middle and at the joint there is a mass m is suspended. Okay, now the question is, what is the frictional force acting between the ladder base and the floor, ये आपको निकालना। It is not reaching the limiting stage। तो अब अगर आप इसको निकालते हैं तो एक बॉडी को आप आइसोलेट कर दीजिए, एक लैडर को। मैंने इस लैडर को आइसोलेट किया। पूछेंगे क्यों आपने आइसोलेट किया, क्यों डायरेक्ट नहीं बनाते, इसके भी मैं रीज़न बताऊंगा। इसको आइसोलेट कर दीजिए। इसको आइसोलेट करने के बाद इसकी फ्री बॉडी डायग्राम लीजिए, तो देयर इज ए नॉर्मल रिएक्शन एज आई हैव रिटन हियर। और यहाँ पर क्या होगा, अब ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके पास एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा। अब ये L/2 है और ये भी डिस्टेंस L/2 है। मास को सिमेट्रिकली बांट दीजिए, आधा इस लोड पर और आधा उस लैडर पर, तो इसके पास कितना, इसके पास लोड आ जाएगा, दैट इज mg/2 आ जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, तो इस पर रिएक्शन इधर से लग रहा होगा और इसका लैडर का रिएक्शन इस साइड लग रहा होगा। इसलिए अगर हम यहाँ पर जॉइंट की इक्विलिब्रियम की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, देयर इज ए रिएक्शन n, हम इसका नाम रिएक्शन देते हैं लेकिन n से संबोधन करते हैं, एक लग रहा। नाउ दिस इज एट इक्विलिब्रियम, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये स्लिप करने की कोशिश करेगा। ये लैडर का ये इंड किधर जाना करेगा, इस साइड जाने की कोशिश करेगा। अब अगर ये लैडर इस साइड जाने की कोशिश करेगा तो कैन यू गेस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन ये फ्रिक्शन म्यू इंटू N1 नहीं होगा क्योंकि ये लिमिटिंग स्टेज पर नहीं पहुंच रहा है। एंड लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट टू बी A एंड दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी द O। अब हमारा, या मैंने P दे रखा है तो दिस इज कॉल्ड P, उस P पॉइंट के हिसाब से। अब दिस इज एट इक्विलिब्रियम, ये किसका है? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लैडर, वन लैडर। दोनों को एक साथ अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स और उधर का फ्रिक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए एक सिस्टम के तहत दोनों को एक साथ नहीं लेंगे अगर आपको इसके फ्रिक्शन फोर्स को निकालना है या इसके रिएक्शन को निकालना है। अगर इस दोनों में से कोई भी चीज़ आपको निकालना है, आप दोनों को आइसोलेट करके ही ले सकते हैं। जैसे ऐड करेंगे तो ये दोनों का इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर कैंसिल और ये फ्रिक्शन कैंसिल, तो आप ये दोनों ही टर्म मिस कर जाएगा आपका। इसलिए ऐसे जब भी सवाल आए तो इसको आइसोलेट करके बनाए। अब चलिए लेफ्ट लेफ्ट में इसका इक्विलिब्रियम है तो सम ऑफ एफ हॉरिजॉन्टल मस्ट बी इक्वल टू 0 और उस लॉजिक से क्या हो जाएगा? एफ मस्ट बी इक्वल टू एन। हम इसे पुट कर सकते हैं। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी। अगर वर्टिकली पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा? N1 मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वर्टिकल मस्ट ऑल्सो बी 0। उस लॉजिक से क्या आ जाएगा? N1 और N1 बराबर क्या हो जाएगा? जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, कौन कौन लग रहा है? एक ग्रेविटी की लग रहा है और एक उसका सेल्फ लोड जो दिया हुआ था, लोडिंग था, उसके एक आधा लग रहा होगा। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। नाउ कंसीडर टॉर्क एट पॉइंट O टू बी द 0। कंसीडर टॉर्क एट पॉइंट P एंड दिस मस्ट बी 0। सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर भी लेंगे वही आंसर आएगा, यहाँ पर भी लेंगे। मैं यहाँ पर इसलिए लेता हूँ कि हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछा गया है। यहाँ पर लेंगे तो खुद फोर्स ही के 0 हो जाएगा, इसलिए आप इसी पॉइंट पर लीजिए ताकि ये फोर्स सर्वाइव करे। और अगर आपको n निकालना है तो बाद में फोर्स और n तो आप देखाइए कि दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए आप इसी पॉइंट पर आप ले लीजिए नेट टॉर्क एट पॉइंट P इक्वल टू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम टॉर्क अबाउट पॉइंट P ले रहे हैं। जरा फोर्स पर गौर कीजिएगा। P पॉइंट पर के लिए ये mg फोर्स लगा, mg फोर्स इनटू दिस मच ऑफ ए डिस्टेंस एंड दिस इज L2 cos थीटा, mg इनटू L2 cos थीटा। डायरेक्शन किधर हो जाएगा इसका? ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट फोर्स को लीजिए F। F उसी दिशा में काम कर रहा है, F, और ये भी किस दिशा में काम करेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। यहाँ पर हाथ रखिए, इसको घुमाइए, ये उसको एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये भी आपके पास प्लस में आता हुआ F इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे लोग? L साइन थीटा। उसके बाद कौन सा फोर्स बच रहा है? N1। N1 किस साइड इसको ट्विस्ट कराएगा? P पॉइंट के लिए N1 इधर है और ये डिस्टेंस हम लोग लेंगे L cos थीटा, लेकिन ये किस साइड घुमाएगा? क्लॉकवाइज है, तो N1 ये पॉइंट हो गया इनटू L cos थीटा, ये आपके पास आता हुआ। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है आपके पास, कैसे कैसे करेंगे? L तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो आप मेजर काट दीजिए, इससे कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास हो गया mg/2 cos थीटा। F इज ऑल टाइम रिक्वायर्ड, साइन थीटा की वैल्यूज़ को रहने दीजिए, N1 की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये जो पहले आपने डिराइव किया है, mg प्लस mg/2 एंड दिस इज द cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस, ध्यान दीजिएगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन कितना हो जाएगा बच्चे लोग? mg/2 cos थीटा प्लस f साइन थीटा, और मैं इसकी तोड़ देता हूं तो mg cos थीटा प्लस mg/2 ऑब्वियसली cos थीटा। फ्रिक्शन फोर्स आपको निकालना है तो क्या करेंगे? f साइन थीटा इज इक्वल टू mg/2 cos थीटा, और उस साइड कर देते हैं हमारे पास, तो mg cos थीटा और mg/2 cos थीटा, मतलब mg cos थीटा बाई 2 प्लस mg/2 cos थीटा। cos थीटा g, cos थीटा g बाई 2, अगर मैं कॉमन ले लूँ cos थीटा g/2, अब आपके पास क्या बचेगा? m प्लस m cot g/2 एंड दिस इज योर आंसर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन पर जरा फोकस कीजिए। कहता है ए ब्लॉक, मैंने इस फिगर को यहाँ भी बना दिया एनालाइज करने के लिए, तो ए ब्लॉक ऑफ, लेट अस कंसीडर दिस हैज ए मास m, is kept on a rough inclined plane whose angle of inclination is 30 degree, and let us suppose coefficient of friction is a mu and that is the required also. What happens
देयर इज ए 2 Newton inclined force applied on a block and it is observed the block is yet are about to move. The block is about to move. कब? जब मैंने 2 न्यूटन का डाउनवर्ड इंक्लाइन फोर्स लगाया, ठीक हो गया। और जब 10 न्यूटन का अपवर्ड इंक्लाइन फोर्स लगाएं तो ब्लॉक इज अगेन टू मूव। सो केस 1 कंसीडर करते हैं हम लोग। दिस इज केस 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये डाउनवर्ड फोर्स कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी टेंडेंसी क्या हो रही है, नीचे जाने का। तो ग्रेविटी फोर्स कितना लगेगा इस पर और किधर लगेगा, दिस इज ए mg sin थीटा। एंड फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अब चूंकि ये लिमिटिंग स्टेज पर है तो म्यू इंटू एन, म्यू और n इक्वल टू mg cos थीटा। क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू, और एक कंपोनेंट mg ग्रेविटी का mg sin थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम पर है तो कैसे कैसे केस बन रहा है, 2 न्यूटन ऑफ कोर्स प्लस mg sin थीटा। This is the net downward force and what is the upward force, mu into mg cos theta, mu into mg cos theta। मैं इसे 2 न्यूटन को लेफ्ट साइड ही रहने देता हूँ और उस साइड mg को कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास क्या बचता है, mu cos theta माइनस sin theta एज पर द क्वेश्चन। नाउ अब की बार कहता है कि एक दूसरा स्टेज बनता है यहाँ पर, जरा से इसको भी एनालाइज कीजिए। इसके एनालिसिस में क्या कहता है कि इसको अब 10 न्यूटन के अपवर्ड फोर्स से खींचते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, डाउनवर्ड फोर्स में क्या आ जाएगा, mg sin थीटा, दैट इज द ग्रेविटी फोर्स कंपोनेंट। अब यहाँ पर फ्रिक्शन किधर चला जाएगा, टेंडेंसी उसके ऊपर जाने का है ना, तो F लिमिटिंग नीचे आ जाएगा, म्यू इंटू एन, दैट इज ए म्यू mg cos थीटा। ठीक उसी के इक्वेशन को एक बार पहले से एनालाइज करें तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 mg हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों फोर्स अब ऐड हो जाएगा, F लिमिटिंग और ये, तो F लिमिटिंग और ये ऐड होगा तो ये प्लस साइन आ जाएगा, तो mg यहाँ पर आ जाएगा म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा। म्यू cos थीटा में mg अगर कॉमन लेते हैं हम लोग तो म्यू cos थीटा, mg कॉमन लिए तो साइन थीटा, और ये इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब डिवाइड कर दीजिए, 2 को 1 से कर दीजिए तो कितना बचेगा, 2 को 1 से कर दीजिए तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 2, mg कैंसिल हो जाएगा तो म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इज द केस। इसको अगर हम लोग एनालाइज करें तो इजीली एनालाइज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, दैट इज ए 5 म्यू आपको निकालना है, cos 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2। म्यू की वैल्यू नहीं जानते हैं, cos 30 डिग्री √3/2 एंड माइनस हाफ, 2 कैंसिल हो जाएगा तो अब क्या बचेगा, 5 इक्वल टू म्यू √3 प्लस 1, हाफ एलसीएम लेने के बाद कैंसिल किए हुए हमें, और यहाँ म्यू √3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 5 म्यू √3 माइनस 5 इक्वल टू म्यू √3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको इस साइड ले लेंगे तो 4 म्यू √3 और उसको उस साइड ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, देयरफॉर म्यू इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4√3, ये 2 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा, ये दैट इज ए √3/2 एंड दिस इज योर आंसर। यू कैन चेक इट फ्रॉम द आंसर्स। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू √3/2। इस तरह से मैंने आपके सामने कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। प्रॉब्लम सॉल्व करने के दरमियान में आपने देखा कि इजीली वे में आप उसे समझ सकते हैं, कोई भी नया चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत कहाँ आती है। जितने भी थ्योरी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और तब IIT JEE के क्वेश्चन सीरीज को बनाना स्टार्ट कीजिए। ऐसे नहीं स्टार्ट कीजिएगा, थ्योरी को देखिए, थ्योरी को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। मैं कल एक बार आपके सामने पुनः आता हूँ, जितने भी फोर्स के और फ्रिक्शंस के प्रॉब्लम बचे हुए हैं उन सभी को मैं इजीली सॉल्व करूँगा और कॉन्फिडेंटली सॉल्व करूँगा।
ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बना रहे। तब तक के लिए आप एक बार पुरानी थ्योरी को देख लीजिए और कल के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।